तो हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास के बारे में। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है चार्ज का फैलना। ठीक है, कि चार्ज किस तरीके से किसी बॉडी पर फैलेगा। ठीक, तो चलो देखो ध्यान से, अगर हम आज का टॉपिक बात करें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्प्रेड ओवर ए बॉडी, कंडक्टर और इंसुलेटर पर जब चार्ज स्प्रेड करेगा, द वे इज स्प्रेड्स ओवर द सरफेस लेंथ और वॉल्यूम इज कॉल्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है ना, जिस बॉडी में लेंथ है या फिर उसमें सरफेस है या फिर वॉल्यूम है, और अगर आप उसे सप्लाई से कनेक्ट करते हो तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चार्ज का उसकी लेंथ पर, सरफेस पर, वॉल्यूम का जो वितरण है उसको ही हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखो चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 वेज। ठीक है ना, जो चार्ज है हमारा वो 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। पहला तरीका क्या है? अलोंग ए लाइन। मतलब अगर आपके पास कोई एक ऐसी बॉडी है जिसमें सिर्फ लेंथ है, ठीक है ना, तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? उस बॉडी के लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसे? ठीक है ना, जब किसी बॉडी के लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। दूसरा तरीका है कि हमारी बॉडी के सरफेस पर चार्ज फैल जा रहा हो, जैसे कि एक हमारी मेटल की प्लेट है। ठीक है, तो आपके पास अगर एक मेटल की प्लेट है, अगर आप इसे चार्ज करते हो तो चार्ज इस मेटल की प्लेट के सरफेस पर फैल जाएगा। इसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, ये हमारा दूसरे तरीके का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। थर्ड टाइप का है हमारा थ्रू आउट ए वॉल्यूम। ठीक, मतलब हमारे पास कोई एक ऐसी बॉडी है, स्फेरिकल टाइप की बॉडी है, आप उसे चार्ज करते हो तो ओवर द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसे बोलते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से आप देखोगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप्स के हो गए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ओके, तो इस तरीके से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां से जो हमारा चार्ज टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटीज था, ठीक है ना, उसको अगर हम यहां से देखें तो वो भी आपका 3 तरीके से आएगा। क्लियर? ध्यान से देखो, सबसे पहले आप इस बॉडी को देखो, यहां पर एक बॉडी है जिसमें ये हमारी लेंथ है, और जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द लेंथ ऑफ द बॉडी है। ठीक है ना, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यही हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और जो दूसरा आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें आपकी पूरी एक सरफेस है एक। क्लियर? और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सरफेस पर हो रहा है। तो यहां पर हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और जो थर्ड टाइप का आप देखोगे, एक हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है और हमने इसको चार्ज किया है, तो इस पे क्यू कूलाम का चार्ज कहाँ फैल रहा है? पूरे वॉल्यूम पर। तो इसमें जो है ना वो हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है चार्ज का किसी बॉडी पर स्प्रेड आउट होना। ओके, तो ध्यान से देखो, चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट डायमेंशन। ठीक, तो अगर चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का है तो चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट डायमेंशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, जैसे पर यूनिट लेंथ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, पर यूनिट सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर पर यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, जो कि चार्ज पर यूनिट डायमेंशन होता है। ठीक है ना, लेंथ पर चार्ज फैल सकता है, एरिया पर या फिर वॉल्यूम पर। ओके, तो चलो वन बाई वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। ठीक है ना, कि हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। तो लेट्स अज्यूम इट इज ए रॉड। ये हमारी एक रॉड है और इस रॉड की लेंथ है L मीटर। रॉड की लेंथ कितनी है हमारी? L मीटर। और इस रॉड को हमने चार्ज दे रखा है Q कूलाम का। कितना चार्ज दे रखा है इसमें? Q कूलाम का चार्ज दे रखा है इस पूरी रॉड के ऊपर। ठीक है ना,
तो अब देखो यहाँ पर हम इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं और उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज की वैल्यू को मान लेते हैं क्यू कूलाम, ओके, या डेल्टा क्यू कूलाम, और इस चार्ज का जो लेंथ है उसे मान लेते हैं डेल्टा एल, ठीक है ना। तो जो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ आएगा डी क्यू बाई डी एल, दैट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे डिनोट करेंगे लैम्डा से, ठीक है ना। तो एक्चुअल में लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। मतलब जब किसी बॉडी के पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दैट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। इसे डिनोट करते हैं हम लेमडा से, ठीक है ना। किसे डिनोट करते हैं हम इसको, लेमडा से। ये जो लेमडा है यही हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप बहुत ध्यान से देखो, ये जो डेल्टा क्यू है ये हमारा चार्ज है, ओके, और जो डेल्टा एल है वो हमारी कंडक्टर की क्या है, लेंथ है, ओके, और ये हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हम इसकी यूनिट फाइंड करें तो आप ध्यान से देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है। अगर हम इसकी यूनिट बनाते हैं तो यहां से देखो, अगर हम इसकी यूनिट फाइंड करते हैं तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और जो लेंथ है उसकी यूनिट होती है मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, कूलाम मीटर इनवर्स, ओके, ये इसकी यूनिट हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो अगर हम यहां से डेल्टा क्यू इक्वल टू निकालें, वो हो जाएगा लेमडा इंटू डेल्टा एल, और बोथ साइड का इंटीग्रेशन कर दें तो क्यू इक्वल टू मिलेगा लेमडा इंटू डेल्टा एल, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हो, चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम गॉस लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पर हमें इस तरीके से चार्ज को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये हमारा टॉपिक है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। मतलब चार्ज का पर यूनिट लेंथ जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अगर आप इस रॉड पर टोटल आपकी लैम्डा फाइंड करें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू कूलाम का, तो इस बॉडी पर टोटल लेंथ कितनी है, एल, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ये भी हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं टोटल चार्ज के रिस्पेक्ट में, और ये हमारा फ्रिक्शनल चार्ज के रिस्पेक्ट में, ओके। चलो अब हम बात करते हैं दूसरी हमारी कौन सी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सरफेस एरिया, ओके। यहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। किसी बॉडी पर यूनिट सरफेस एरिया पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अभी देखो, सपोज दैट हमारे पास ये एक सरफेस है, क्लियर, ये पूरी एक शीट है, शीट का एरिया हमारा ए ले रखा है हमने, है ना। इसको हमने क्यू कूलाम का चार्ज दिया हुआ है, इस पूरी शीट पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओके। तो अभी देखो हम यहां से एक छोटा सा हिस्सा कट कर लेते हैं और इस पर चार्ज मार लेते हैं डेल्टा क्यू, और इसका एरिया मान लेते हैं हम डेल्टा ए, ओके। तो ध्यान से देखो, इस पर अगर हम यहां से सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करें तो ये डेल्टा क्यू चार्ज और सरफेस एरिया हमारा डेल्टा ए, तो ये हो जाएगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज डिनोटेड बाई सिग्मा। किससे डिनोट करेंगे, इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे। ये क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया पे हमारा कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर आप इसकी यूनिट फाइंड करो तो बहुत ध्यान से देखो, इसकी यूनिट हो जाएगी चार्ज की कूलाम, एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं कूलाम मीटर -2, ठीक है, जो इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक। तो हमने यहाँ से यूनिट फाइंड कर ली। चलो एक चीज और है, अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा क्यू इक्वल टू मिलेगा हमें सिग्मा इंटू डेल्टा ए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से टोटल चार्ज फाइंड करूंगा तो हम इसके दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, सिग्मा इंटू डेल्टा ए। यहाँ से हम, अगर आपको सिग्मा दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, तो वहां से आप टोटल चार्ज की वैल्यू भी इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपका जो टोटल चार्ज के रिस्पेक्ट में फाइंड करना चाहो, देखो पूरी शीट पर टोटल चार्ज कितना हमने दिया है, क्यू कूलाम का, और इस पूरी शीट का एरिया कितना है, ए, ठीक है ना। ऐसे भी आप सिग्मा को फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। यूनिट हमारी कूलाम पर मीटर स्क्वायर सेम रहेगी, ठीक। ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलो अब जो हमारा थर्ड चार्ज डेंसिटी होता है वो होता है हमारा कौन सा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। इसको हम रो से डिनोट करते हैं। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि जब आप किसी बॉडी को, ऐसी बॉडी को चार्ज करते हो जिसके ऊपर, जिसमें वॉल्यूम होता है, तो वो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है
वो ओवर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पर एक मैंने क्यूबिकल बॉक्स लिया हुआ है, ओके, और इसको जब हम चार्ज करेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉक्स पर हो जाएगा, इसके पूरे बॉक्स के वॉल्यूम पर हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ पर चार्ज Q है और इस पूरे बॉक्स का वॉल्यूम हमारा V है, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और चार्ज डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो अगर आप इसमें से छोटा सा हिस्सा कट करो और इस हिस्से का चार्ज मान लो डेल्टा Q और इसका वॉल्यूम मान लो डेल्टा V, ओके, तो यहां से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी आ जाएगी कितनी, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V, ओके। इसे हम किससे डिनोट करेंगे, रो से डिनोट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है उसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। रो से डिनोट करेंगे तो रो इक्वल टू, अगर आप इसकी यूनिट फाइंड करो, ध्यान से देखो, अगर हम इसकी यहां से यूनिट फाइंड करें तो चार्ज की यूनिट कूलाम, वॉल्यूम की मीटर क्यू, तो ये हो जाएगी हमारी कूलाम मीटर -3, जो इसकी क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम यहाँ से चार्ज फाइंड करना चाहें तो डेल्टा Q इक्वल टू, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे रो इंटू डेल्टा V हो जाएगा। टोटल चार्ज फाइंड करेंगे, इसके दोनों साइड का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज के रिस्पेक्ट में फाइंड करना चाहें तो रो इक्वल टू पूरी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना था, Q, और टोटल पूरी बॉडी का वॉल्यूम कितना था, V, ठीक है। तो ऐसे भी हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई। तो इस तरीके से आप देखोगे किसी बॉडी पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके से होता है। लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। लेंथ ऑफ द बॉडी, तो जब किसी बॉडी के लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर किसी बॉडी के सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये हमारा सरफेस है, Q कूलाम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और अगर हम किसी बॉडी के वॉल्यूम पर चार्ज बहलता है तो इसे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड हमारी 3 तरीके की डेंसिटी होती हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट सरफेस ऑफ द बॉडी, और आपका नेक्स्ट कौन सा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ओके। चलो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। अब देखो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ध्यान से सुनो कि ये हमारा एरिया वेक्टर क्या होता है, क्लियर। तो एक्चुअल में अगर इसकी डेफिनेशन पे बात करें, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी एसोसिएटेड विद ए सरफेस। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो किससे एसोसिएटेड होती है, सरफेस से एसोसिएटेड होती है, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ द सरफेस को डिनोट करता है, ठीक है ना, और डायरेक्शन परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द सरफेस होती है, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो, जैसे मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है इस तरीके से, स्क्वायर टाइप की कोई बॉडी है, ठीक है ना, इसका एरिया A है, क्लियर। तो उस एरिया वेक्टर जो होगा वो इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये जो वेक्टर होगा ना यही हमारा एरिया वेक्टर होगा, और ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस के साथ ऑलवेज 90 डिग्री पर होगा। कितनी डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर, ठीक है। अब इस एरिया वेक्टर का क्या काम है, ये एरिया वेक्टर इस सरफेस की पोजीशन बताएगा, ठीक है, कि हमारा सरफेस किस एक्सिस पर या किस प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है ना, उसकी इंफॉर्मेशन हमें ये एरिया वेक्टर देता है, ठीक है ना। मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो किसको बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है एरिया के, और उसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है ना। और इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा ही प्लेन से परपेंडिकुलर होती है, ओके। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक सिलेंडर दिया हुआ है और इस सिलेंडर से आप देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से ये वेक्टर्स निकले हुए हैं जो क्या डिनोट कर रहे हैं, एरिया वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे अगर आप इस बॉडी को देखोगे, यहां से भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से वेक्टर निकले हुए हैं जो किसे डिनोट कर रहे हैं, एरिया वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको और एग्जांपल्स और आपको फिगर समझा के बताता हूं कि किस तरीके से आप एरिया वेक्टर को और समझ सकते हो, क्लियर। ध्यान से देखो, मान लो कि आपके पास ये वाली एक सरफेस वाली बॉडी है जिसका ओपन सरफेस है, यहां पर एक आपकी स्फेरिकल बॉडी है, क्लियर, और इधर सपोज दैट मान लेते हैं हमारी एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है ना, ये हमारी एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, ओके। और हमें यहां से एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है,
तो देखो फर्स्ट वाली बॉडी, इसके लिए अगर आप एरिया वेक्टर देखोगे तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आपका इस तरीके से हो जाएगा एरिया वेक्टर, ठीक है ना, जो सरफेस के साथ 90 डिग्री पर होगा, ठीक है ना। अगर आप इस स्फेरिकल बॉडी को देखोगे तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लेता हूँ। ये हमारा पॉइंट, या मान लो सपोज दैट 4 पॉइंट लिए, तो अगर हम पॉइंट नंबर ए पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर आउटसाइड इधर को हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हो जाएगा। यहां अगर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर आउटसाइड, इधर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर आउटसाइड, ठीक है। तो हमेशा एरिया वेक्टर जो आएगा किसी सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। अगर आप इधर एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये इधर इस साइड में परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगा, ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये उस सरफेस की पोजीशन को बताता है एक्स वाई प्लेन या किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, ठीक है। ऐसे अगर आप सिलिंड्रिकल बॉडी पर देखोगे तो यहां एरिया वेक्टर हमारा इस तरीके से, इसका जो नेचर होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और वो भी आउटसाइड में, ठीक है। किस साइड में, आउटसाइड में होता है। देखो इस तरीके से यहां पर एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो आपका इस तरीके से आउटसाइड हो जाएगा, क्लियर। तो एरिया वेक्टर जो है उसमें आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि ये होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है, एरिया वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। और दूसरी बात यह है ये आउटसाइड होता है, आउटसाइड टू द सरफेस, ठीक है ना। हमारा जो सरफेस होगा उससे हमेशा बाहर की तरफ होगा, ये कभी अंदर की तरफ नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके अपोजिट साइड में एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो इस साइड को आउटसाइड बाहर की तरफ जाएगा, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। एक चीज और देखो, जो हमारे एरिया होते हैं ना, ठीक है ना, वो दो टाइप के होते हैं, ठीक। जैसे अगर मैं सरफेस की बात करूं बच्चों, तो हमारे पास सरफेस, दो तरीके के सरफेस होते हैं। एक सरफेस होता है जिसे हम बोलते हैं कौन सा सरफेस, ओपन सरफेस, ओपन सरफेस, क्लियर। और जो दूसरे टाइप का सरफेस होता है उसे बोलते हैं हम क्लोज्ड सरफेस, ओके, क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो बच्चों जो ओपन सरफेस होता है वो एक ऐसा सरफेस होता है जो टर्मिनेट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक शीट लेता हूँ, ठीक है, ये हमारी शीट टाइप का है, तो आप देखो ये क्या इधर से स्टार्ट होगा, इधर जाके टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा है, ये एक ओपन सरफेस है, और इसके एरिया वेक्टर को हम हमेशा ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। वहीं पर अगर मैं क्लोज सरफेस की बात करूं तो ये जैसे स्फीयर आप लेते हो, ठीक है ना, और इस स्फीयर को आप यहां से चलो तो आप रिटर्न होके आओगे, फिर से आपका सरफेस अगेन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखो ये कभी फिनिश ही नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे सरफेस जो टर्मिनेट नहीं करते हैं उनको हम क्लोज सरफेस बोलते हैं, और उनके एरिया वेक्टर को हम हमेशा एस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लोज सरफेस हो गया, ये हमारा ओपन सरफेस हो गया। ओपन सरफेस के एरिया वेक्टर को ए से डिनोट करेंगे, और क्लोज सरफेस के एरिया वेक्टर को हम एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे आपका सिलेंडर, अगर आप यहां से देखो, जो सिलेंड्रिकल बॉडी है, जैसे ये वाली बॉडी है, ये क्लोज सरफेस है। कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ठीक। वहीं पर अगर हम यहाँ देखें, ये हमारी ये वाली बॉडी है, ये एक शीट रखी हुई है, ये एक ओपन सरफेस है। कैसा सरफेस है हमारा, ये हमारा एक ओपन सरफेस को डिनोट कर रहा है, क्लियर। वहीं पर आप अगर इसे देखोगे, ये भी इस साइड से ओपन सरफेस है, लेकिन ये वाला अगर सिलिंड्रिकल बॉडी देखोगे तो ये किसे डिनोट कर रहा है, ये हमारा क्लोज्ड सरफेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं करेगा, इसके चारों तरफ आप घूमते रहो, ये भी आपका क्लोज सरफेस है, इसके अराउंड आप घूमते रहो, ये फिनिश नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे सरफेस उन्हें हम क्लोज सरफेस बोलते हैं, ठीक। चलो अब देखो ध्यान से, हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ओके। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, आपने पढ़ा है कि ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके, पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए हम इस तरीके से वर्चुअल लाइनें बनाते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और बच्चों जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास होती हैं, ये मान लो मेरा एक सरफेस एरिया है, उससे पास होती हैं, तो सरफेस से जितनी फील्ड लाइनें क्रॉस करती हैं उनका नंबर जो होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से इस सरफेस से एक लाइन पास हो रही है, तो यहां हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, ठीक है ना। और साथ में एक चीज और जोड़ दो, नॉर्मली, ठीक है ना। जो पासिंग होंगी वो सरफेस से कैसे पास होंगी, नॉर्मली पास होंगी,
ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, देखो ये हमारा एक सरफेस रखा हुआ है, यहां से ये फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है ना, और ये फील्ड लाइंस इस सरफेस से नॉर्मली पास हो रही हैं, ठीक है। तो यहां से आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस साइड से 7 आपकी फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग या क्रॉसिंग एनी सरफेस एरिया नॉर्मली। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, इसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, यहां से मैं लिख देता हूं, इट इज डिनोटेड बाई फाई ई। ओके, इसको फाई सफिक्स ई से डिनोट करते हैं। क्लियर। अभी हम इसके यूनिट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, यहां पर आपकी एक सीट रखी हुई है और सीट से फील्ड लाइंस जा रही हैं, लेकिन वो नॉर्मली नहीं जा रही हैं, इंक्लाइंड जा रही हैं। ठीक है, आप देख रहे हो सीट को इंक्लाइन कर दिया है, इस सीट का एरिया वेक्टर इस साइड को चला जाएगा, ठीक है ना, और ये फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, थीटा डिग्री का है। ठीक है, तो चलो देखो इस चीज को समझते हैं, बहुत ध्यान से देखो। सपोज दैट हमने माना कि हमारे पास यहां पर एक सरफेस रखा हुआ है। क्लियर। ये हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्लाइंड पास हो रही हैं, ऐसे पास हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है ना। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऐसे इंक्लाइंड पास हो रही है। ओके, और इस सीट का जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। तो आपका ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा एरिया वेक्टर है ए, दैट इज द नॉर्मल टू द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई और हमारा एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हमारा थीटा है। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका जो लाइन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के हम कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे। इधर आ जाएगा हमारा ई कॉस थीटा और इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा हमारा ई साइन थीटा। ओके, तो ई कॉस थीटा आप देखोगे ध्यान से, जो आपका ई कॉस थीटा कंपोनेंट आया है, क्लियर, वो अक्रॉस द एरिया वेक्टर आया है। क्लियर, ई कॉस थीटा जो आया है किस डायरेक्शन में आया है, अक्रॉस द एरिया वेक्टर आया है, जो कि नॉर्मल टू द सरफेस है, ठीक है ना। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसमें फील्ड लाइनें कैसा होना चाहिए, नॉर्मली पास होनी चाहिए सरफेस एरिया से। ये सरफेस एरिया है ना, इसके साथ ही नॉर्मली पास हो रही है। ओके, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये तो नॉर्मली पास नहीं हो रहा है, सो इट इज नॉट पार्टिसिपेट इन फ्लक्स, ठीक है ना, ये फ्लक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब फ्लक्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ई कॉस थीटा, ठीक है ना, और हमारा एरिया वेक्टर कितना है, ए है। क्लियर। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें कि जैसे हमने अभी थ्योरेटिकली देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वर्चुअल होती हैं, क्या आप उन्हें काउंट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं काउंट कर सकते हो। तो जब काउंट नहीं कर सकते हो तो आप हाउ कैन यू फाइंड फ्लक्स, ठीक है, कैसे फ्लक्स पता करोगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और वो फॉर्मूला इस तरीके से आएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था ई कॉस थीटा और ये जो एरिया वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहां से देखो ई कॉस थीटा इंटू ए, यही क्या बनाएगा, यही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ओके, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, तो बच्चों देखो ये वेक्टर फॉर्म में हमारा आ जाएगा फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए, कितना आ जाएगा हमारा ई डॉट ए। क्लियर, कैसे आया है, ये आया है हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इक्वल टू होता है ए वी कॉस थीटा, इसी फॉर्मूले से आया। ठीक, अब आप ध्यान से देखना, इसमें जो एंगल थीटा आ रहा है, ये वाला जो एंगल आ रहा है, ये क्या है, दैट इज द एंगल बिटवीन, याद रखना, दैट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड एरिया वेक्टर ए। ठीक है ना, ये हमारा जो थीटा है वो ई और ए के बीच में बनने वाला एंगल है। ध्यान से देखो, ये हमारा ई है और इधर हमारा ए है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है यही हमारा थीटा है और हमें यही लेना है। ओके, तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। अगर हम इसकी यूनिट फाइंड करें, क्लियर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन कूलाम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगी हमारी न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर स्क्वायर।
ठीक, लेकिन ये इसकी एसआई यूनिट नहीं है। एक यूनिट और होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक और फॉर्मूला होता है हमारा पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आप देखो वोल्टेज का तो वोल्ट हो जाएगा और डिस्टेंस का मीटर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है। तो यहाँ आप पुट करोगे तो हमें मिलेगा यहाँ से वोल्ट अपॉन मीटर, ये एरिया है, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एक मीटर से मीटर कैंसिल आउट कर देंगे तो वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, इसका एक अदर यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, यही यूनिट हम मोस्टली यूज करेंगे, ठीक। तो हमारा न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर या फिर वोल्ट मीटर, ये दोनों ही किसके यूनिट हैं, आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट हैं, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं स्पेशल कंडीशंस, ओके। जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कुछ आपकी कंडीशंस हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो देखो हम पहली कंडीशन उठाते हैं कि हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन है सरफेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड, क्लियर। मतलब पहली कंडीशन है कि जो आपका सरफेस है वो फील्ड से कैसा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसी में हम जोड़ सकते हैं और पैरेलल विद एरिया वेक्टर, पैरेलल विद एरिया वेक्टर, ओके। मतलब हमारा सरफेस जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल है और एरिया जो आपका सरफेस है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड से, या फिर उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल है, क्लियर। तो आप ध्यान से देखना, यहां हम बात करते हैं कि सपोज दैट ये हो गया हमारा यहां से एक सरफेस, ठीक, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास हो रही है, यहां से ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो ऐसे पास हो रही हैं। हमारा एरिया वेक्टर जो है वो हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस तरीके से ए हो जाएगा और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे सरफेस के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है, क्लियर। और एरिया वेक्टर के साथ कितना है, पैरेलल है, तो आपका थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। याद रखना आपको थीटा जो है ना वो ई और ए के बीच का एंगल लेना है, ठीक है। ये वाला एंगल नहीं लेना है क्योंकि दिस एंगल इज नॉट कंसीडर्ड, ठीक। हमें कौन सा एंगल कंसीडर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर ए, ओके। तो आप देखो इस केस में हमारा थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से फ्लक्स फाइंड करूं तो फ्लक्स का फॉर्मूला था ई ए कॉस थीटा, यहां पर पुट करोगे तो आपका ई ए कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमें यहां से फ्लक्स मिला पाई ई, ठीक है। तो आप देखो ये जो फ्लक्स है ना ये हमारा पॉजिटिव फ्लक्स है, ओके। तो इस केस में हमारा जो फ्लक्स आएगा वो एक पॉजिटिव फ्लक्स आएगा, कैसा फ्लक्स आएगा, पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। और दूसरा पॉजिटिव होने के साथ साथ ये एक मैक्सिमम फ्लक्स है, कैसा फ्लक्स है हमारा, ये हमारा एक मैक्सिमम फ्लक्स है। मतलब अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर के पैरेलल होंगी या सरफेस के साथ नॉर्मल होंगी उस कंडीशन में हमें पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा और हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा जिसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, E इंटू ए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन की। जो हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है हमारी व्हेन फील्ड इज इनवर्ड, ठीक है। ये हमारी क्या है, फील्ड इज इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके। और या हम इसी बात को लिख सकते हैं और करके, क्लियर। ये हमारा एंटी पैरेलल विद एरिया वेक्टर, ठीक है ना। एंटी पैरेलल किसके साथ होगी, एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एंटी पैरेलल होगी और सरफेस के साथ इनवर्ड होगी या फिर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो देखो इस केस को हम कैसे समझते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सरफेस एरिया है, ओके। और इस सरफेस एरिया पर जो फील्ड लाइंस हैं, क्लियर, वो ऐसे अपोजिट आ रही हैं, उस साइड से इनवर्ट जा रही हैं ऐसे इधर को, ठीक है ना। इस साइड से आके ऐसे जा रही हैं, क्लियर, इस साइड को, ठीक। जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो हमें आउटसाइड होगा इस तरीके से। तो एरिया वेक्टर हमारा आउटसाइड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इनवर्ड हो गई, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी होगी, इनवर्ड होगी, ओके। तो आप देखो यहां पर दो वेक्टर, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, एंटी पैरेलल वेक्टर थीटा आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, ओके। थीटा कैसा हो जाएगा, 180 डिग्री। तो बच्चों देखो इस केस में अगर मैं यहां से देखूं थीटा हमारा आ गया 180 डिग्री। अगर मैं यहां से फ्लक्स फाइंड करूंगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना था,
ई ए कॉस थीटा, वैल्यू पुट करोगे तो ई ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 होता है माइनस, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया माइनस का, तो फाई ई हमें मिल गया नेगेटिव, ठीक है ना, फाई कितना मिल गया नेगेटिव। ओके, अब आप ध्यान से देखो यहां पर जो फ्लक्स आ रहा है वो एक नेगेटिव फ्लक्स आ रहा है, क्लियर, और जो नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा वो कैसा फ्लक्स होगा, वो हमारा होगा मिनिमम फ्लक्स, ठीक है ना, ये हमारा मिनिमम फ्लक्स होगा, मिनिमम। ओके, और एक चीज और है, ये वाला जो फ्लक्स है ना ये एक इनवर्ड फ्लक्स है, अंदर की तरफ है, ओके, इनवर्ड फ्लक्स, ठीक, और जो इनवर्ड फ्लक्स होता है वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव फ्लक्स होता है। वहीं पर हमने पीछे निकाला था ये जो फ्लक्स था पॉजिटिव फ्लक्स था, और ये हमारा कैसा आउटवर्ड फ्लक्स था, ठीक है ना, ये कैसा फ्लक्स था, आउटवर्ड फ्लक्स था, ठीक है। तो याद रखना आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव होते हैं और इनवर्ड फ्लक्स जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ये हमारा फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है, क्लियर। अब देखो हम बात करते हैं एक और कंडीशन की, थर्ड कंडीशन, सरफेस पैरेलल टू फील्ड, क्लियर, मतलब जो हमारा सरफेस होगा वो फील्ड से कैसा होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या होगा, सपोज दैट ये हमारा यहाँ पर ये सरफेस है, और जो हमारी फील्ड लाइंस हैं वो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, क्लियर, पैरेलल, इसके पैरेलल जा रही हैं, ठीक है, जो हमारा सरफेस एरिया है ना उसके पैरेलल, सरफेस आपका इस तरीके से और इसके ऐसे पैरेलल जा रही हैं इस तरीके से, ठीक है, पहले ऐसे जा रही थी, अब की बार इस तरीके से पैरेलल जा रही हैं। तो उस केस में आपका फील्ड लाइनें आपकी ई पैरेलल हो गई, और एरिया वेक्टर अभी भी नॉर्मल टू द सरफेस रहेगा इस तरीके से, ये हमारा यहाँ एरिया वेक्टर रहेगा, दोनों के बीच में एंगल अब की बार कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। ये जो आपका प्लेन है तो प्लेन आपका ऐसे रखा है, ठीक है, और फील्ड लाइनें इस तरीके से पास हो रही हैं, एरिया वेक्टर उसकी नॉर्मल है, थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से फ्लक्स फाइंड करें तो बच्चों देखो यहाँ थीटा मिला हमें 90 डिग्री, फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा है, तो यहां से अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है सॉरी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है ना, तो हमें मिला यहां से फ्लक्स कितना मिल गया 0। तो बच्चों देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिला 0। तो याद रखना कि जब हमारी फील्ड लाइंस सरफेस एरिया को क्रॉस नहीं करेंगी, है ना, उसको टच करके निकलेंगी इस तरीके से पैरेलल, तो 0 फ्लक्स होगा, वहां पर कोई फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है ना, इट मींस नो फ्लक्स, ठीक है ना, नो फ्लक्स, यहाँ कोई फ्लक्स नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारी 3 स्पेशल कंडीशंस थी जो काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। अब आप थोड़ी सी एक चीज और देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूबिकल बॉडी है, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर एक क्यूबिकल बॉडी मानी, ठीक, ये हमारी एक क्यूबिकल बॉडी है, ओके, और इसमें कुछ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये हमारी क्यूबिकल बॉडी है, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे। अब ध्यान से देखो मैं यहाँ से कुछ फील्ड लाइंस पास करता हूँ, तो इस तरीके से फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे पास हो रही हैं, क्लियर, इस तरीके से पास हो रही हैं फील्ड लाइंस, क्लियर, ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ओके। तो आप ध्यान से देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये सिर्फ एक तो इस वाले सरफेस एरिया को क्रॉस कर रही है और एक इधर वाले सरफेस एरिया को कट कर रही है, ठीक, बाकी का जो ऊपर टॉप वाला एरिया है, बॉटम वाला एरिया है, फ्रंट वाला और बैक वाला, ठीक, टोटल इसमें 6 फेस है ना, 6 फेस में से एक तो इधर वाले फेस नंबर 1 और फेस नंबर 2 को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उसको कट करके निकल रही हैं, जबकि आपका टॉप वाला फेस, बॉटम वाला फेस और फ्रंट और बैक वाला फेस जो है ना उसके पैरेलल जा रही हैं, ओके। इसलिए जो आपका टॉप वाला फेस है यहां पर फ्लक्स नहीं होगा, 0 फ्लक्स होगा। जो बॉटम वाला फेस है उसमें भी हमारा कोई फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि उसको फील्ड लाइंस कट नहीं कर रही हैं। फ्रंट वाला जो फेस है ना उसमें भी हमारा कोई फ्लक्स नहीं होगा, और जो उसके बैक वाला फेस है ना उसमें भी आपका कोई फ्लक्स नहीं होगा, ओके। फ्लक्स कहाँ होगा, फ्लक्स हमारा एक तो इस वाले सरफेस में थोड़ा हाईलाइट करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, एक तो इस वाले फ्लक्स पर होगा, इस वाले सरफेस पर होगा, ठीक है, ये वाला, और एक हमारा इस वाले सरफेस पर फ्लक्स होगा क्योंकि इन्हीं दोनों सरफेस को फील्ड लाइनें कट कर रही हैं। अब इसमें भी अगर आप इस वाले फेस को देखोगे तो फील्ड लाइन से अंदर की तरफ जा रही हैं, है ना, तो इस वाले सरफेस पर जो फ्लक्स आएगा वो हमारा इनवर्ड फ्लक्स आएगा,
ओके, और इनवर्ड फ्लक्स जो होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है ना, इनवर्ड फ्लक्स हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। वहीं पर अगर आप इसकी बात करोगे तो इस वाले केस में फ्लक्स लाइनें बाहर निकल रही हैं तो यहां आउटवर्ड फ्लक्स आएगा, ओके, और आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है वो हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो इस साइड से फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं तो यहां मिलेगा हमें माइनस का फ्लक्स, इस वाले सरफेस पर फील्ड लाइनें आउट जा रही हैं तो यहां मिलेगा हमें पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्लक्स को देखोगे, कहीं पर भी आप किसी भी सरफेस से अगर फील्ड लाइंस एरिया को कट करेंगी तो फ्लक्स बनेगा, अदरवाइज फ्लक्स हमारा नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, क्लियर, जो है हमारा गॉसियन सरफेस, ठीक। देखो गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस कोई रियल सरफेस नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, क्लियर। इसकी क्या जरूरत पड़ती है, देखो अगर मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलीज करता है ना। तो जो हमारी फील्ड लाइनें हैं वो इस तरीके से आउटसाइड होती हैं, ठीक। लेकिन अगर मुझे फ्लक्स बनाना है, ओके, तो इसके अक्रॉस फ्लक्स फाइंड करना है, तो फ्लक्स कैसे निकलेगा, फ्लक्स के लिए जरूरी है कि जो फील्ड लाइंस है ना वो किसी भी सरफेस एरिया को क्रॉस करनी चाहिए, ठीक। जैसे अगर आप यहां देखोगे इसमें या फिर इस वाले डायग्राम में, ठीक है, यहां पर फील्ड लाइनें क्या कर रही हैं, इस सरफेस एरिया को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने सिंगल अगर चार्ज देखेंगे तो सिंगल चार्ज वाली बॉडी पर यहां पर तो कोई सरफेस है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्चुअल सरफेस की कल्पना करनी पड़ेगी, है ना, एक वर्चुअल सरफेस मानना पड़ेगा जिसको ये फील्ड लाइनें कट करके निकलेंगी, और जैसे ही इसको कट करके निकलेंगी तुरंत यहां पर एक क्या डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा, ओके। तो गॉस ने क्या रूल दिया था, गॉस ने बताया था कि अगर आपका कोई चार्ज पार्टिकल जो कि फील्ड लाइन इस तरीके से रिलीज कर रहा है और उसके अक्रॉस फ्लक्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे एक वर्चुअल, एक काल्पनिक, एक हाइपोथेटिकल सरफेस से इनक्लोज कर देंगे, घेर देंगे, ठीक है ना। वो जो हाइपोथेटिकल सरफेस है उसको ही बोलेंगे गॉसियन सरफेस, क्या बोलेंगे इसे, इसी को बोलेंगे हम गॉसियन सरफेस, ओके। तो ध्यान से देखो गॉसियन सरफेस की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, अगर हम यहां से इसकी डेफिनेशन फाइंड करें, एक गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक इमेजिनरी और क्लोज्ड सरफेस है, ओपन सरफेस नहीं है, क्लोज सरफेस है, ड्रॉन अराउंड ए चार्ज, जो किसी चार्ज के अराउंड ड्रॉ की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है ना, जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो जो हाइपोथेटिकल सरफेस था यही हमारा गॉसियन सरफेस था, ठीक है। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखोगे तो देखो यहाँ सेंटर पे एक क्यू कूलाम का चार्ज रखा है और ये आपकी फील्ड लाइनें इस तरीके से रिलीज हो रही हैं आउटसाइड में, ये देखो ध्यान से इस तरीके से हो रही है ना, है ना। और यहाँ जो ब्लू कलर का आपको देख रहे हो ये एक गॉसियन सरफेस की कल्पना की गई है, यहीं पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, ओके। अब जो हमारा गॉसियन सरफेस होता है ये कोई एक तो ये हाइपोथेटिकल सरफेस है ना, तो इसका कोई प्रॉपर शेप और साइज नहीं होता, ठीक। जैसे मान लो कि आपके कुछ चार्ज पार्टिकल्स यहाँ रखे हुए हैं, मान लो मैंने एक चार्ज पार्टिकल क्यू कूलाम का इधर रखा है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रख दिया क्यू कूलाम का, एक और इधर ले लिया और एक और इधर ले लिया, ठीक है ना। अब हम इसके अराउंड गॉसियन सरफेस बनाना चाहते हैं, तो अगर हम इसको ट्रायंगुलर गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर दें या कोई रेगुलर गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर दें, है ना, या फिर हम इसको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हम गॉसियन सरफेस से भी इनक्लोज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि जो गॉस सरफेस होता है वो क्या होता है, वो एक क्लोज सरफेस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर आपने इसको स्क्वायर से किया ना तो एक्चुअल में स्क्वायर ना होकर के क्या होगा, क्यूबिकल होगा ऐसे ही, ठीक है ना। और ये भी आपका ऐसे क्यूबॉइड टाइप का क्लोज सरफेस हमें बनाना है, क्लियर, ये भी हमारा क्लोज सरफेस, ये भी हमारा क्लोज सरफेस ही होगा, ओके। तो इस तरीके से जो हमारा गॉसियन सरफेस होता है वो एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, एक्चुअल में कोई रियल सरफेस नहीं है, क्योंकि फ्लक्स हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब वो चार्ज पार्टिकल इनक्लोज होगा, ठीक है। तो अगर देखो टाइप्स ऑफ गॉसियन सरफेस की बात करूं जो हम गॉसियन सरफेसेस यूज करेंगे, क्लियर, पहला हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कब बनाओगे, जब हमारा पॉइंट चार्ज होगा, क्या होगा,
जब हमारे पास पॉइंट चार्ज होगा तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके ऊपर, मतलब अगर आपके पास ऐसे चार्ज पॉइंट चार्ज है तो इसके अराउंड जो आप सरफेस कंसीडर करोगे वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाओगे, ठीक है। वहीं पर अगर आपके पास दूसरा सिलिंड्रिकल सरफेस, वो कब होगा, जब आपके पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। ओके, तो जब आपके पास इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, क्लियर, इस तरीके से कोई ऐसे हमारा लाइन टाइप का चार्ज है, इसे आप जब चार्ज करोगे तो इससे जो आपका गॉसियन सरफेस बनेगा वो इस तरीके से स्फेरिकल टाइप का गॉसियन सरफेस बनेगा। और लास्ट वाला जो गॉसियन सरफेस है वो हमारा स्मॉल सिलेंडर है, ठीक है ना, पिल बॉक्स टाइप का। ये कब बनेगा, जब हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन सीट होगी, है ना, मतलब आपके पास एक इस तरीके की सीट होगी, तो इस सीट से जो फ्लक्स बनेगा, मतलब जो सरफेस बनेगा, ठीक है, गॉसियन सरफेस, वो हमारा कैसा बनेगा, स्मॉल सिलेंडर टाइप का बनेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे गॉसियन सरफेस के टाइप्स हैं कि आपको किस चार्ज पर कौन सा गॉसियन सरफेस बनाना है, तो आप इससे बना सकते हो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि व्हाई वी चूज गॉस सिमेट्रिकल सरफेस। देखो याद रखना, जब आप गॉस लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस समय आपको गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ेगी, और गॉसियन सरफेस आपको ऑलवेज जो चूज करना है वो सिमेट्रिकल चूज करना है। कैसा चूज करना है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कौन सा, जिसका आप पहले से ही सरफेस एरिया जानते हो, ठीक है ना। तो आप देखो इसका रीजन क्या है, पहला रीजन है वी चूज गॉसियन सरफेस सच दैट, हमें गॉसियन सरफेस ऐसा चूज करना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ओवर सरफेस, ठीक है ना, कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो पूरे सरफेस पर कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक, जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक ये हमारा गॉसियन सरफेस यहाँ से कंसीडर किया, तो अगर फील्ड लाइनें यहाँ से जाएंगी ना, है ना, तो वो क्या करेंगे, अगर हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो कांस्टेंट फील्ड को डेवलप करेंगी। क्लियर, तो एक तो आपका कैसा होना चाहिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस से कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट बिकम्स सिंपल, ठीक है, मतलब आपको एक ऐसा गॉसियन सरफेस ट्रीट करना है, कंसीडर करना है जिसमें डॉट प्रोडक्ट सिंपल हो। ठीक, ऐसा नहीं कि आपने बहुत इरेगुलर बॉडी चूज कर ली और फिर उसका आप इंटीग्रेशन लगा करके बहुत टिपिकल तरीके से डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो, जो आपके लिए हेडेक भी क्रिएट करेगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हमें एक सिंपल गॉसियन सरफेस बनाना है। क्लियर, मोस्टली हम स्फेरिकल ले लेते हैं या फिर हम सिलेंड्रिकल टाइप का गॉसियन सरफेस ट्रीट करते हैं, ठीक है। और तीसरा है कैलकुलेशन बिकम्स इजी। ओके, हमें एक ऐसा गॉसियन सरफेस ट्रीट करना है जिसमें कैलकुलेशन इजी हो, ठीक है, तभी हम अपने स्मार्ट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर हमने यहाँ पर कोई इरेगुलर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा गॉसियन सरफेस मान लिया तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको अच्छी खासी मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी जो आपका टाइम कंज्यूम करेगी, ठीक है, जो मूर्खता है। क्लियर, हम एक सीधा सा सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ट्रीट करेंगे अक्रॉस द चार्ज, ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। चलो अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, याद रखना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्लियर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि बहुत बार पूछी जाती है। क्लियर, ये क्या है, हमारी गॉसेस लॉ। ठीक, ये थ्योरम क्या है, हमारी गॉस लॉ या गॉस का रूल या गॉस प्रिंसिपल। ये किसने दिया था, ये हमारे ये गॉस साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था, ठीक है ना, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इन्होंने आपका ये रूल दिया था। तो देखो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि अगर आपका एक चार्ज पार्टिकल ये क्यू कूलाम का किसी गॉसियन सरफेस से इनक्लोज है, ओके, तो आप देखो यहाँ गॉसियन सरफेस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से इनक्लोज है। यहाँ पे आप देखोगे चार्ज पार्टिकल ये भी एक गॉसियन सरफेस से इनक्लोज है। यहाँ पर कौन सा गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर हमारा एक क्यूब टाइप का गॉसियन सरफेस है। यहाँ पर आप देखोगे तो 3 कूलाम का 3Q का चार्ज एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से इनक्लोज है ना। तो जब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल किसी गॉसियन सरफेस से इनक्लोज है तो इससे निकलने वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या करेंगी, इस गॉसियन सरफेस के सरफेस पर एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप करेंगी, है ना। यहाँ पे इसके सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप होगा, इसके सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप होगा। तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप होगा वो इसके अंदर रखे हुए चार्ज, जो भी इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है
ठीक है ना, उसके मैग्नीट्यूड और जिस मीडियम में रखा हुआ है चार्ज, ठीक, चार्ज सपोज दैट एयर में रखा हुआ है, तो एयर की परमिटिविटी कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, तो उस परमिटिविटी के रेसिप्रोकल के प्रोडक्ट के इक्वल होता है फ्लक्स। ओके, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज गॉस लॉ। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, अगर हम स्टेटमेंट देखें गॉस लॉ का, गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस, है ना, यहाँ पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो हमारा चार्ज है उसके इक्वल होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसी थ्योरम को, इसी थ्योरी को क्या बोलते हैं हम, गॉस लॉ बोलते हैं, गॉस प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, ये गॉस थ्योरम बोलते हैं। अगर आप इस फोर्थ वाले डायग्राम को देखोगे तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप नहीं करेगा और गॉस लॉ इस पे अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये जो 4 कूलम का चार्ज है वो इस सरफेस के कहाँ रखा है, बाहर की तरफ रखा है। इज दैट क्लियर? तो आप इस तरीके से गॉस लॉ का स्टेटमेंट कर सकते हो। तो ये तो सिर्फ हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, हम आगे इसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन प्रूव करने से पहले कुछ चीजें देखो। जैसे कि हमने देखा था कि हमारा एक चार्ज पार्टिकल क्यू कूलम का था, क्लियर, जो कि हमने जिसे इनक्लोज किया था एक गॉसियन सरफेस से। ओके, अब गॉसियन सरफेस के अराउंड का जो मीडियम था वो क्या था, हमारा एयर, और एयर के लिए परमिटिविटी हमारी कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो बच्चों देखो यहां से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था, क्लियर, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई, वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और परमिटिविटी के रेसिप्रोकल के प्रोडक्ट के इक्वल था, मतलब फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं इसके अराउंड का जो मीडियम है उसे चेंज कर देता हूं, ध्यान से देखो, और इस मीडियम में कोई अदर मीडियम कर देता हूं, यहां से देखो अदर मीडियम, ठीक है, तो अदर मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारा के। ओके, तो अदर मीडियम क्या करेगा, ये जो परमिटिविटी है ना उसे चेंज कर देगा। ओके, तो देखो फॉर अदर मीडियम, यहां से देखें हम, फॉर अदर मीडियम अराउंड द चार्ज, ठीक है, जो हमारा चार्ज है उसके अराउंड, क्लियर, तो उस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, और देखो एक चीज और है कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K, वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो यहां से एप्सिलॉन इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा, जहां एप्सिलॉन मीडियम में परमिटिविटी है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, किसी मीडियम की, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारी क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना, ये हमारी फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। ओके, तो इस कंडीशन में हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप साफ साफ देख रहे हो कि आपकी जो फ्लक्स है वो के टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, के टाइम्स घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? अब देखो एक चीज और है कि आपने जो आपने चार्ज ले रखा है, ध्यान से देखो, आपने गॉसियन सरफेस ले रखा है और इसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल आपने मान लिए, सपोज दैट यहाँ Q1, इधर हमारा Q2, इधर हमारा Q3, क्लियर, फिर हमारा माइनस का Q4, माइनस का Q5, ऐसे डॉट डॉट प्लस का Qn। ठीक, और ये एयर में रखे हुए हैं और आपको फ्लक्स निकालना है। तो करना क्या है, फ्लक्स निकालने के लिए जो आपका फ्लक्स आएगा, तो आपको जो चार्ज लेना है वो नेट चार्ज लेना है और नीचे परमिटिविटी करनी है। ओके, नेट चार्ज कैसे निकालोगे, नेट चार्ज निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर एडिटिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी यूज करोगे, क्लियर, जिसमें हम सभी चार्ज का एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। ओके, तो एल्जेब्रिक सम में क्या करते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn कर देते हैं, जो चार्ज पार्टिकल माइनस का है। ठीक है, तो जैसे हमारा देखो यहाँ से Q4 माइनस का है, क्लियर, तो यहाँ उसे माइनस का ले लेते हैं, Q5 माइनस का है, माइनस का लेंगे, प्लस डॉट डॉट Qn कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेट चार्ज फाइंड करेंगे। ठीक है, एल्जेब्रिक सम में हम चार्ज के साइन को भी कंसीडर करते हैं, प्लस चार्ज पॉजिटिव लेंगे, माइनस चार्ज माइनस लेंगे, उसके चार्ज को कंसीडर करेंगे और यहां पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5
प्लस डॉट डॉट प्लस क्यू एन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम गॉस थ्योरम को यूज करेंगे। क्लियर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है हमारा गॉस थ्योरम का प्रूफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो यहां देखो, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। क्लियर, गॉसेस लॉ। तो जो हमारा गॉस लॉ है उसका क्या प्रूफ है। तो लेट्स अज्यूम, हमने माना हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल ऑफ मैग्नीट्यूड q कूलम एंड दिस चार्ज पार्टिकल इज इनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इसको हम किससे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर देंगे। ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या करेगा, ये यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डेवलप करेगा ऑल डायरेक्शन में। तो मैंने यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसीडर कर ली ई। ओके, और जो आपका जो गॉसियन सरफेस माना है इसका रेडियस मान लेते हैं हम आर। ओके, और यहां पर एक छोटा सा हम स्पेस कट कर लेते हैं और उसका एरिया वेक्टर आपका इसी डायरेक्शन में आउटसाइड हो जाएगा डेल्टा एस। ओके, और यहां क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, या देखो आउटसाइड हैं, इसलिए दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो अब देखो ये जो स्मॉल एरिया आपने कट किया है, यहां पर एक स्मॉल फ्लक्स डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, हमारा स्मॉल फ्लक्स डेवलप होगा, स्मॉल फ्लक्स डेवलप होगा। ठीक है ना, वो स्मॉल फ्लक्स हम यहां से पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना वो स्मॉल फ्लक्स हमें कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। क्लियर, वो हमारा स्मॉल फ्लक्स जो आएगा, ठीक, तो हम यहां पहले फाइंड करते हैं फ्लक्स एट पी। ठीक, तो फ्लक्स एट पी जो आएगा डेल्टा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, क्योंकि अभी हमने फ्लक्स का पीछे फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया वेक्टर डेल्टा एस, दोनों का कर दिया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो हमें क्या मिल गया, यहां से फ्लक्स मिल गया। ओके, अगर मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा ई डॉट डी एस। ओके, इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। और देखो बच्चों, थीटा हमारा कितना है, 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 होता है हमारा 1, तो हमें मिला यहां से ई डी एस। ठीक है ना, ई डी एस। तो बच्चों देखो यहां से इसे मैं बना देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आप ध्यान से देखना, जैसे ही हम ये फाइंड करेंगे, फिर हम इस सोर्स चार्ज जो रखा है ना क्यू कूलम का, ये फिलहाल एयर में रखा हुआ है। ओके, इसकी वजह से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कितनी आएगी, वो हमारी आ जाएगी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कितनी आ जाएगी, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 बनाओ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इसको उठा के आप कहां पुट कर दो, इस फॉर्मूले में यहां पुट कर दो। ठीक है, तो हमें यहां से मिलेगा इलेक्ट्रिक आपका फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कितना मिलेगा, ई की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसको बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन डेल्टा एस। ठीक, इंटीग्रेशन डेल्टा एस का मतलब है कि ये जो सरफेस है ना यहां से यहां तक, इसका पूरा सरफेस। ठीक है, और पूरा सरफेस इंटीग्रेशन डेल्टा एस, ये स्फीयर है, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम इसमें पुट कर देंगे, तो आपका फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से 4 पाई आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहां से हमें फ्लक्स मिलेगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो दिस इज द गॉस थ्योरम, जो कि हमारी प्रूफ होती है। क्लियर, यही हमारी गॉस थ्योरम का सिंपल प्रूफ है। ओके, तो ये था हमारा गॉस थ्योरम आज की क्लास। ठीक, कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इसके एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। आप देखते रहो, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, लाइक सब्सक्राइब भी कर दो। हैं नेक्स्ट क्लास में।